हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजे स्टडी यूट्यूब चैनल। नमस्कार। तो आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट टू जो कि जीके का एक चीज़ और कि पूरी मतलब समझो कि एक प्रैक्टिस सेट बनाने में मुझे काफ़ी सारा टाइम, पूरा कंटेंट है और खुद का ही टाइपिंग है, तो फिलहाल टाइम लगता है, लेकिन कंटिन्यू हो जाएगा। तब तकरीबन आपके एग्ज़ाम तक कम से कम 40 या 50 एग्ज़ाम एक प्रैक्टिस सेट होने वाले। तो फिलहाल आप सिर्फ सपोर्ट करिए और जो कि प्रैक्टिस सेट है उनका अच्छे से मजा लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वेयर वाज द गुरु नानक देव इज बोर्न, मतलब गुरु नानक देव की जन्म स्थान कौन सा है। तो फिलहाल आपको पता नहीं है, लेकिन जो थलवंडी है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो है इनका, ये इनका समझो कि जो ये इनका जो जन्म स्थान है। फिलहाल इनके बारे में एक और क्वेश्चन बनता है कि गुरु नानक देव कौन है। फिलहाल जो सिखिज्म के संस्थापक है, मतलब सिख धर्म के जो संस्थापक है गुरु नानक देव, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। और कि एक क्वेश्चन और आपको पूछता हूँ कि जो सिख धर्म के सबसे आखिरी गुरु कौन थे, उनका नाम बताओ। और वो कितवे गुरु, मतलब कितने नंबर के गुरु थे वो भी बताओ, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इसके लिए आप कमेंट में कमेंट आपको करना है। फिलहाल देखता हूँ कौन कमेंट करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हम्पी डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, मतलब हम्पी डांस कहाँ पे मनाया जाता है। तो फिलहाल इसका तो आई होप सभी को आंसर पता होगा, क्योंकि देखो हम्पी कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे पता ही है जिसको। तो हम्पी स्थित है जो कि कर्नाटका में स्थित है। हम्पी कर्नाटका में स्थित है। तो वहाँ पर जो डांस फेस्टिवल माना जाता है उसको क्या कहते हैं, हम्पी डांस फेस्टिवल कहते हैं। फिलहाल और एक चीज़ हम्पी के बारे में, हम्पी जो है ना, हम्पी शायद मुझे लगता है कि जो 50 रुपए की नई नोट है ना, उसके पीछे भी हम्पी है। उसी तरह आप क्या करो, जितनी भी नोट्स है ना उसके पीछे जो जो भी आगे क्वेश्चन भी डाला है मैंने, वो आप उसको अच्छे से कर लेना। आगे मैं बता भी दूंगा कि क्या चीज़ है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया एज अ जून 2019 में। तो इनके जो मिनिस्टर कौन है, तो इनके जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर कौन है, किरण रिजिजू। ये जो है वो मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के क्या है, मिनिस्टर है आफ्टर 2019। एक चीज़ और करना कि सभी कैबिनेट मिनिस्टर याद कर लेना, और उनसे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट वो भी वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं ना, तो वो आपको अच्छे से कर लेना। और एक चीज़ की जितने भी एक एक क्वेश्चन है ना उनसे रिलेटेड आपको कुछ और भी क्वेश्चन जितने मरे से हो सकेगा, मैं वो तो पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। फिलहाल आपको भी खुद से कुछ करना है, मैं तो फिलहाल कर दूंगा, लेकिन आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पीजे स्टडी यूट्यूब चैनल पर या पीजी स्टडी पे आ जाएगी। उसके लिए सिर्फ आप इस वीडियो को 100 लाइक होने के बाद वो काम मैं आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो आप इतना उतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोज हु इज़ नोन एज द हरियाणा हरिकेन। अब हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है काफ़ी अच्छा आंसर है, जो कि कपिल देव, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर प्लेयर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि उनको हरियाणा हरिकेन कहा जाता है, क्योंकि उनका जो खेलने का तरीका तो काफ़ी अलग था। उसलिए उनको ये उपाधि दी गई, जैसे कि हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट की विच आर्टिकल ऑफ इन सॉरी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज मौल से कौन सा आर्टिकल इसमें से रिलेट करता है। तो ये आपको बताना है। तो सिंपल इसका जो आंसर है, जिनको नहीं पता है, आर्टिकल 51 है। वैसे इसमें से और एक जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल जैसे कि आर्टिकल 21 है, जो आर्टिकल मतलब जो 6 से 14 के वर्ष वाले जो बच्चे, उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का जो सरकार का काम है, वो उस आर्टिकल 21 इनके रिलेट में आता है। उसी तरह आर्टिकल 31 इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल 15 इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आर्टिकल 21 ए, द स्टेट शाल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ एज ऑफ 16 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ एंड डिटरमाइन। मतलब इसमें हिंदी में मैंने इसको कन्वर्ट किया, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, इतना ही मैंने मेंशन किया, ज़्यादा नहीं किया हिंदी में। उसके बाद आर्टिकल 15 बता जाता है कि स्टेट दैट द स्टेट shall not discriminate against any citizen on grounds only of race, religion, caste, sex and place of birth, मतलब धर्म, जात, लिंग, नस्ल,
जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा नागरिक, वो बताया गया है जो इसी के आर्टिकल 15 में बताया। उसके बाद नेक्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव इज प्रेजेंट ऑन द 2000 रुपी नोट ऑन इंडियन। ये तो ज़्यादातर क्वेश्चन घूमने वाला क्वेश्चन है, ज़्यादातर टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको। तो इसका जो आंसर है जैसे कि मंगलाने और वो ज़्यादा एनटीपीसी में अभी अभी जो एनटीपीसी एग्जाम उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल में भी पूछा गया क्वेश्चन है। और जो एमटीएस है जो और भी हमारी एग्ज़ाम है फिलहाल हमारे टाइम, और जैसे कि नेवी के भी एग्ज़ाम में पूछा गया। और पिछले टाइम भी जो मतलब करेंसी के नोटों के पीछे जैसे कि पहले विधान भवन था वो भी पूछा गया था क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे याद है जब मैं एग्ज़ाम देता था तब की बात है वो। तो वो भी क्वेश्चन आता था फिलहाल, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। जैसे कि जो 2000 की नोट आई थी उसके ऊपर रहता है कि मंगला। उसके बाद सांची स्तूप, अब सांची स्तूप रहता है कि जो 2000 मतलब 200 की नोट रहती है उसके ऊपर सांची स्तूप रहता है। उसके बाद सन टेम्पल 10 रुपये की नोट मतलब कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल जो कि कोणार्क का है। तो सॉरी 10 रुपये की, तो 10 रुपये की सन टेम्पल 10 रुपये की नोट पे रहता है। वैसे हम्पी भी तो चैरियट वो रहता है कि जैसे कि 50 की नोट होती है ना उसके ऊपर क्या रहता है, हम्पी रहता है। तो ये सिंपल चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेना है, फिलहाल वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, हमारे में तो बनता ही बनता है वहाँ से क्वेश्चन। तो उसके नेक्स्ट है कि विच डिनेस्टी हैड डेवलप द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इन एंशिएंट इंडिया। अब एंशिएंट इंडिया में किस वंश ने गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट को बनाया है। तो फिलहाल इसका जो आंसर है जैसे कि कुषाण डिनेस्टी है। और इन्होंने क्या किया था जो, और काफ़ी सारा इनका जैसे गुप्ता डिनेस्टी ने भी कुषाण डिनेस्टी आर्ट की तरफ ज़्यादातर थोड़ा प्रोग्रेस उस टाइम दिया है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, और ज़्यादातर आर्ट इन्हीं वंश से आपको हमें मिला है। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज द नेशनल एंथम एडोप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन, मतलब कि जो नेशनल एंथम है हमने कब हिंदी वर्जन में अपनाया। तो इसका जो आंसर है जैसे कि 25 जनवरी 1950 में हमने उनको क्या किया, अपनाया। ये भी एक इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर ये भी एक ट्रेंडिंग में और ज़्यादातर पूछा है, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नेवी हो एयरफोर्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन एक कुछ वैल्यू रखता है। उसके बाद गुरु घसीदास नेशनल पार्क, जैसे कि इसको कहा जाता है कि ये संजय नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता है, ये कहाँ पे स्थित है। तो ये जो स्थित है जैसे कि छत्तीसगढ़, और कहाँ छत्तीसगढ़ के कहाँ पे, जैसे कि जो एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर है ना बेलगांव, वहाँ पे ही वो स्थित है जो संजय नेशनल पार्क जो है, गुरु घासीदास पार्क के नाम से जाना जाता है, ये भी वहाँ पे स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 10 मतलब नागासाकी एंड हिरोशिमा विच सफर्ड द ड्रॉपिंग ऑफ न्यूक्लियर बम, मतलब इन दोनों की ड्रॉपिंग से कौन सा जो देश है सफर हुआ है। तो इसका जो आंसर आई होप सभी को पता हुआ है, क्योंकि टॉप मतलब ज़्यादातर जाने माने वाली एक ये मतलब एक हरकत थी जो कि आप सभी को पता होगा। अब किसने ये हरकत की है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिलहाल वहीं आपको इससे डेबिट कौन हुआ था, जैसे कि जापान के ऊपर ये चीज़ें भारी पड़ी थी। फिलहाल ये जापान इसका जो हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, मतलब जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंस मतलब 19 तो जो है ना मतलब जो हो जाएगा कि 19 1947, हाँ 1947 में, जैसे कि हम इसको वो मतलब कह सकते हैं कि जैसे कि JB कृपलानी मतलब जीवातराम भगवान दास कृपलानी, जो कि उस टाइम वो क्या थे, कांग्रेस की क्या थे प्रेसिडेंट। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की सॉरी इंडियन कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो उसका जो आंसर आ जाएगा, ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इसलिए बता रहा हूँ, एनी बेजेंट होता है, सिंपल है एनी बेजेंट। क्या कहे, जब भी कहे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कहे तो क्या एनी बेजेंट, उस बात क्या आ जाएगा सबसे पहले कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष जो यदि कहा जाए तो उसके लिए आंसर जो आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, जो आपको पता होगा, मतलब वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मतलब इसके दो आंसर अलग अलग लेकिन ज़्यादातर टाइम क्या दोनों भी इसमें आ जाता है। तो आपको जैसे कि कौन है फिर भारत की जो पहली महिला थी ना वो सरोजिनी नायडू थी। वो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि देखो ज़्यादातर इसमें कंफ्यूजन होता है, और ज़्यादातर मतलब मतलब कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछने के बाद भी लोग
नहीं सॉरी, भारतीय महिला ज़्यादातर पूछा जाता है, तो भारतीय महिला पूछने के बाद भी ज़्यादातर बंदे एनी प्रेजेंट करते हैं, तो वो आप थोड़ा अच्छे से याद कर लेना। और मैंने ये भी फिलहाल ऐड नहीं किया, लेकिन आगे के प्रैक्टिस सेट में इन दोनों क्वेश्चन को मैं ऐड कर दूंगा, और फिलहाल इसके एक बोनस पॉइंट भी नोट कर लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज़्यादातर टॉप ट्रेंडिंग जो डिसीज है, ये ज़्यादातर पूछे जाने वाला पेलाग्रा, जैसे कि त्वचा का रिलेटेड रोग है, ये रिलेटेड रोग है, सॉरी। तो फिलहाल ये इसको अच्छे से याद करना है आपको। तो अब इसके दो टाइप के आंसर ऑप्शन आते हैं फिलहाल, ए बी सी डी। ए या तो सिंपल आ जाएगा, ए आएगा तो सिंपल है कि एमआर में ये ऑप्शन है फिलहाल। ऐसा सर ए की बात कर से ऐसा ऑप्शन आ सकता है, तो ये भी इस भी ऑप्शन में आप ना फंसी, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है। फिलहाल इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है ना, विटामिन बी की कमी से ये रोग होता है। फिलहाल ये तो विटामिन बी की कमी से होता है, लेकिन विटामिन जो 5 जो इनमें से है, जो इसका जो आंसर है विटामिन B5, मतलब इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है, जिसकी त्वचा का रोग होता है। फिलहाल विटामिन ए का जो नाम है, जैसे कि आप सभी को आयो पता होगा नहीं पता होगा, आगे जाके इसके ऊपर एक पूरा मतलब कंप्लीट वीडियो बन जाएगा कि विटामिन कौन सा, उससे रिलेटेड रोग और उसका जो केमिकल नेम क्या है, तो उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। फिलहाल विटामिन ए का जो नाम है जैसे कि रेगिनॉल, और उससे कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। उसी साथ विटामिन बी का नाम जैसे कि थायमिन है। लेकिन ये हर एक चीज़ का मतलब B7, B3, B5 और B2 का अलग अलग नाम है, तो उनके ऊपर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, उनके ऊपर एक अलग से वीडियो आ जाएगा, तो उनके लिए आप रेडी रहेगा। जैसे कि सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और उससे कौन सा रोग होता है, जैसे कि स्कर्वी होता है, और मसूड़े होते हैं ना, उससे रिलेटेड ज़्यादातर लोग विटामिन सी की कमी से, क्योंकि वही है कि विटामिन सी कम हो जाता है। तो उसके बाद विटामिन डी भी जिसका नाम होता है कि कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रिकेट्स होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिलहाल उसके ऊपर वीडियो आ जाएगा, और इसके लिए लाइक चाहिए मुझे सिर्फ। तो ये अब डेविस कप इज रिलेटेड टू विथ गेम चाहिए था शायद, विद द गेम, ठीक है। तो डेविस कप इज एसोसिएटेड विद द गेम, मतलब डेविस कप कौन गेम से रिलेटेड है। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाए डेविस मतलब टेनिस, याद रखो कि टेनिस से रिलेटेड है। उसके बाद इसके और भी इम्पोर्टेंट, जैसे कि टेनिस से रिलेटेड कप है, जैसे कि कॉरिबुलन हो गया, जैसे कि रामानुजन कप हो गया, ये भी मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे कि कप्स फॉर टेनिस, जैसे कोरिबुलन कप है जो कि वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए खेला जाता है, और शॉटलिंग जो कप है वो मैन के लिए वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप खेला जाता है। उसी साथ एक रामानुजन भी है, ये भी एक उसके लिए कप होता है जैसे कि टेनिस के लिए। और भी चर्चा करते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ कृष्णा। आप कृष्णा की ट्राइब्यूटरी बताना है। फिलहाल कृष्णा की जो ट्राइब्यूटरी है आप यहाँ से भी देख सकते, जैसे कि तुंगभद्रा है, और तुंगभद्रा से याद रखना कि भद्र कुर्नूल, यहाँ से याद रखना, मतलब जो भद्र कुर्नूल, मतलब कुर्नूल ये जो शहर है तुंगभद्रा नदी के किनारे है। फिलहाल यहाँ से याद रखना कि भद्र कुर्नूल, ये भी याद रखना। उसी तरह आपको कृष्णा नदी की जो कोई ट्राइब्यूटरी देखनी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने इसको याद कर लिया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से मैंने लिया गया फोटो है, तो ये मैंने ऐड कर दिया कि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। जैसे कि ए है कृष्णा रिवर, ये आप देख पा रहे होंगे, ए कृष्णा रिवर पूरी, जो कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो उसके साथ ये भी तुंगभद्रा है, और भी जैसे काफ़ी सारी इसकी लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमें तुंगभद्रा का ही काम है, फिलहाल वही हमारी ऑप्शन है। वैसे इसके साथ वैसे ज़्यादातर बहुत सारी जो इसकी क्या ट्राइब्यूटरी है, जैसे कि तुंगभद्रा भी है और भी है, तो आप उसको अच्छे से देख लेना। फिलहाल ये पूरी है, जैसे कि यहाँ पे बाकी भी और है, आप अच्छे से इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद हु इज़ द ऑथर ऑफ वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस के ऑथर कौन है, तो फिलहाल इसके ऑथर जो लियो टोल्स्टॉय, ये जो इसके ऑथर है, ये आपको अच्छी तरीके से देखना है। और भी मतलब लियो टोल्स्टॉय की अच्छी जो काफ़ी बुक है, मैंने इसको ऐड कर, जैसे कि चाइल्डहुड हो गया, फिर और भी है कि अन्ना करेनिना, कॉन्फेशन, ये भी उनकी मोर पॉपुलर बुक है, वो आप अच्छे से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, मतलब देखो क्या है,
कि पूछा है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब पेनिनसुलर मतलब होता है कि द्वीपकल्पीय, मतलब हिमालय, ये तो जो हमारी भारतीय जो रिवर होती है ना वो दो भागों में बांटी गई, जैसे कि एक हिमालयन रिवर होती है और एक पेनिनसुलर, मतलब जो द्वीपकल्पीय, मतलब जो इंडिया का जो नीचे का हिस्सा है, मतलब जो सिर्फ पठार से निकली गई जो पेनिनसुलर नदियाँ होती हैं उनको पेनिनसुलर इंडिया मतलब रिवर कहा जाता है। फिलहाल सबसे द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया तो किसे कहा जाता है, सिंपल है कि गोदावरी को कहा जाता है। और इसी साथ ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सबसे बड़ी नदी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक और इसको याद कर लेना, मतलब इसको कहा जाता है कि दक्षिण गंगा, ये भी कहा जाता है। उसके बाद कि इसको वृद्ध गंगा नाम से किसे कहा जाता है, ये भी किसको कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। क्योंकि क्यों कहा जाता है इसकी, सॉरी, वृद्ध गंगा, गंगा, तो ये फिर इसको रुद्र रंगा क्यों का रुद्र गंगा कहने का कारण यही है कि ये गंगा की बात इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, और ये दक्षिण में इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, और पुरानी इसलिए इसको वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो फिलहाल ये यहाँ से क्वेश्चन बन गया। तो गोदावरी की जो क्या ट्रिब्यूटरी है ना वो आपको यहाँ से देख लेना अच्छे से, जैसे कि यहाँ पे गोदावरी न्यू है, यहाँ पे काफ़ी सारी, मतलब जैसे कि वो त्र्यंबकेश्वर से क्या निकलती है। तो और ये यहाँ से गई, ये यहाँ पे जैसे कि इसकी जो बंगाल की खाड़ी में उसका मुहाना है। तो फिलहाल इसकी जो शबरी भी है, प्राणहिता भी है, मांजरा रिवर, ये जितने भी सारे रिवर है और भी है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये था गोदावरी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द कार्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड। अब कार्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड इन, ये तो पता होगा क्योंकि ये ऐसे एक और क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि वो एक इंडिया का सबसे प्रथम कार्बेट नेशनल पार्क है, जो कि आपको एक चीज़ और कि ये देखो जो पढ़ना है वो पढ़ना है, क्योंकि हम ये स्टैटिक जी के है ना कि इसको हम वहाँ मतलब उस टाइम जाके तो इसको बदल नहीं सकते कि कार्बेट के पहले और भी, कार्बेट नेशनल पार्क के पहले और किसी नेशनल पार्क का हमने तैयार किया वो आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। फिलहाल जो है वो है, तो आपको वही अच्छे तरीके से जो कि स्टैटिक है तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और अच्छी तरीके से पढ़ो यार, क्योंकि देखो वर्दी एक बार मिलने वाली है, बार बार तो नहीं मिलेगी ना। तो फिलहाल आपको एक ही बार वर्दी कमानी है, तो उसके लिए आपको तत्पर रहना और अपने दायित्व तो समझे कि आपको पढ़ाई भी एक अच्छी सी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। अब इसके लिए मैंने ट्रिक का वीडियो बनाया है, आई बटन में इसकी सजेस्टेड भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका वीडियो लिंक दे दूंगा। तो फिलहाल नेशनल यूथ डे के लिए मैंने एक ट्रिक बताई, जैसे कि 1 जनवरी को आर्मी मेडिकल स्थापना से 12 युवा, उसमें से 9 क्या थे, भारतीय प्रवासी थे, वो 15 डे के 15 जनवरी के आर्मी डे तक रुके रहे। उसके बाद 24 छोटी बच्चियाँ और 25 वोटर के साथ वो पर्यटन निकले। 25 जनवरी को क्या करने निकले, पर्यटन निकले वहाँ, मतलब पर्यटन के समय उन्होंने क्या किया, 30 शहीदों को और 30 कुष्ठ रोगियों का निवारण किया। मैंने ये आपको फिलहाल टिक्के में अच्छे तरीके से बताया है कैसे क्या करना है, तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उसको अच्छे से देखना है। ये भी है, मतलब इसका जो आंसर होगा, मतलब क्या हो जाएगा, नेशनल युद्ध मतलब 12 जनवरी, जो जैसे कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इज अ करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होल्ड द खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज विद इंडिया। ये तो पक्का आने वाला क्वेश्चन है, कोई एक ना एक तो शिप में आने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होल्ड खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज विथ इंडिया, मतलब इसका जो आंसर है, जैसे कि इसका आंसर है किर्गिस्तान। क्या है, किर्गिस्तान। ये आपको अच्छे से याद रखना है, नोट भी कर लो, जो मर्जी है वो कर लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि एनालॉजी। एनालॉजी कौन सी, ये आपका इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पेन इज रिलेटेड टू ऑथर, वैसी को किस से रिलेटेड है वो आपको बताना है। फिलहाल नेक्स्ट है कि अब देखो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बन गया, तो ये क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डिजिट्स इज रिटन एज TFIFF व्हाट इज द कोड फॉर कॉर्नेट इन दैट कोड। अब देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि टी, चेंज कर देता हूँ फिलहाल, हाँ टी, उसके बाद TFIFF और P। अब देखो आर इज रिलेटेड टू, मतलब क्या हुआ अब यहाँ पे, मतलब आर मतलब ST मतलब क्या हुआ, मतलब
+2 होगा आई, और यहाँ पे एफ है मतलब क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ -3 हो गया। वैसे यहाँ पे क्या हुआ इस टी के लिए जी जी यहाँ पे क्या हुआ टी हो गया, मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ +2 हो गया फिलहाल। तो ये क्या है कि कुछ गलत हो रहा, तो ये क्या है, ये आई है ना, तो फिलहाल जी +2 हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा +2 हो गया, आई आएगा, फिर इधर क्या आई आई क्या क्या आया माइनस, अभी क्या आया था कि जो सेकंड वाला है ना -3 आया था, ए भी -3, डी से क्या आया एफ आया, मतलब क्या हुआ इधर +2 हो गया, इधर यस से क्या आया पी आया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ -3 होगा। वैसे क्या करो आप समझो कि इसमें ज़्यादा कुछ उलझने वाली चीज़ नहीं, ए और ए दोनों चीज़ें सेम है। फिलहाल हमें क्या निकालना है, आर और जी से रिलेट करना है। अब क्या है ई है, ई के लिए आखिरी एफ के लिए +2, इधर ई के लिए +2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मतलब जी आ जाएगा, मतलब हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज सॉरी ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये आपको अच्छी तरीके से आई होप समझ गया होगा। इसके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। फिलहाल इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल नेक्स्ट है, अब इसको देखते हैं कि 198 202 211 एंड 227 और उसके आगे मतलब सीरीज कंप्लीट करना है। अब देखो क्या हुआ 198 मतलब और कितनी की बढ़त है 4 की बढ़त है, 202 और ए मतलब कितनी 9 की बढ़त है, वैसे यहाँ पे कितनी की बढ़त है 16 की बढ़त है, वही आगे कितनी की बढ़त आएगी मतलब ए कितने का 2 का स्क्वायर है, ए 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, वैसे यहाँ पे कितने का स्क्वायर आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा मतलब 25। अब याद रखना कि 227 मतलब और +25 ये पूरी एडिशन नहीं करना है, सिंपल क्या करना है 7 + 5 कितना आ जाएगा 12, और 12 मतलब 2, मतलब हमें सिर्फ क्या करना है कि इसका जो यूनिट डिजिट है वही चेक करना है। फिलहाल ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी मतलब 252। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं कि क्या करो कि ये नेवी और एमआर में क्या होगा, एमआर हो चाहे एयरफोर्स हो, ज़्यादातर 4 जो ऑप्शन है चारों की चारों डिफरेंट ही आते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है कि डिफरेंट आते हैं। फिलहाल क्या करो कि यूनिट डिजिट निकाला आंसर टिक के आगे चलो, यही एक स्मार्टनेस होती है एग्जाम हॉल में जो कि हमें दिखानी होती है हमारे जो एग्जामिनर को। तो ये चीज़ें ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसके लिए मुझे लाइक करो क्योंकि मैंने आपको एक अच्छी चीज़ बताई है। तो ये मेरा वो मेरा तो काम ही है। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि अब देखो ये यहाँ से होगा बी, यहाँ से होगा सी, यहाँ से डी, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। फिलहाल ई दोनों चारों में है। उसके बाद एन ओ पी क्यू है ना, जो NOPQR आगे क्या आ जाएगा आर, मतलब हमारा जो आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। सॉरी इसको ऊपर नीचे होगा लेकिन आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्या है चीज़। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24, जैसे कि स्पेलिंग अनस्क्रैम्बलिंग है। जैसे कि अब यहाँ पे बोला है कि मतलब करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, तो सिंपल है कि यहाँ पे अच्छे से करो कि क्या होगा। जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, जैसे कि जो हिपोक्रेसी है ना तो वो हमारा आंसर है। तो आप इसको अच्छे से क्या करना करेक्ट कर लेना। ये जब पूछे जाना ये भी पूछा जाता है ना स्पेलिंग अनस्क्रैम्बलिंग के, तो आई होप कि हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया है। आई होप इसको आप अच्छे से नोट कर लेगा। नोट नहीं करना है तो फिलहाल एक चीज़ और कि मुझे सिर्फ कितने लाइक चाहिए 100 इस वीडियो के 100 लाइक होने के बाद इसकी जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल PGSTD पे अपलोड हो जाएगी। तो फिलहाल उसके लिए आप रेडी रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।